दिख रहा है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? अभी तो शो नहीं हो रहा है। हेलो। हेलो। क्योंकि लाइव शुरू हो गया है। आ गए? हेलो। क्या है? मेरे को तो बताओ, क्या मैं ऑन हुआ कि नहीं हुआ, चली गई वो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? तो अंजलि जी, स्वामी जी की तरफ से मैं आज आप लोग के सबके सामने लाइव हुआ हूँ। और मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर अरुण कुमार वैश्य, सीनियर प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स हूँ मैं। और मैं जोधपुर में कार्यरत हूँ। और मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स है। और मैं यहाँ पर ट्रॉमा और आर्थोप्लास्टी में अपना स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और चूँकि ये लॉकडाउन है, तो अंजलि जी की वजह से मैंने अंजलि जी से रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोगों से लाइव होएं और ऑर्थोपेडिक्स और हड्डी से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन दें, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें। तो इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 महीने से, सवा 2 महीने से हम लोग सारे के सारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। और लॉकडाउन की वजह से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स जो है लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो जहाँ तक हड्डी से रिलेटेड है, मैं कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि लॉकडाउन हुआ है तो हमारा मूवमेंट भी कम हुआ है। और हमारी डाइट भी उस हिसाब से नहीं रही है जैसा हमने चाहा है। हमारे पे वर्कलोड भी, फिज़िकल वर्कलोड भी काफ़ी हुआ। तो इसकी वजह से मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के साथ हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको विदित है कि या मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक जो मानव शरीर की रचना है, उसके अंदर करीब 206 हड्डियाँ होती हैं। ये शायद सबको पता है। और हड्डियाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। कारण, हड्डियों की वजह से ही हम खड़े हो पाते हैं, हड्डियों की वजह से ही हमारा शरीर चल पाता है, हड्डियों की वजह से ही हमारा शेप आता है। और हड्डी पे जो मांसपेशियां लगती हैं, वो हमारे शरीर को चलाती हैं। हड्डी कैसे इम्पॉर्टेंट है? हड्डी इम्पॉर्टेंट इसलिए कि हड्डी एक बाहरी संरचना है शरीर की, जो हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको सबको सेव करती है। जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को सेव करने के काम आती है। प्लस हड्डी हमारे बोन जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ये भी बनाते हैं। प्लस हड्डी जो है हमारी एनर्जी भी सेव करती है। तो ज़रूरत पड़ने पे कई बार एनर्जी भी हमारे को हड्डी के थ्रू मिलती है। तो हड्डी का ध्यान रखना इस लॉकडाउन में, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा मूवमेंट कम हो गया है, हमारे पे वर्कलोड बढ़ गया है। तो हड्डियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साथ कुछ तकलीफ़ें जो नॉर्मली हड्डियों के साथ पेश आती हैं, जो हमारे बोन्स के साथ रिलेटेड हैं, वो हैं कॉमनली जो देखने को मिलती है, वो है कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अमूमन हर तीसरे मरीज़ के अंदर, जो अस्पताल के अंदर आता है, वो हर तीसरे मरीज़ के अंदर मिलती है। अब कमर दर्द क्यों होता है? कमर दर्द के होने के बहुत सारे कारण। और कमर में ऐसा क्या है जो वहीं दर्द होता है, बाकी जगह क्यों नहीं दर्द होता है? कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर का जो बॉडी का जो वेट है वो कमर के थ्रू नीचे जाता है। तो इसलिए कमर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। प्लस वो एक मोबाइल एरिया है जहाँ पे हमको पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब कमर में दर्द होने के कारण होते हैं कि हम सडनली झुक जाते हैं, सडनली वज़न उठा लेते हैं। हमारा जो पोस्चर होता है वो हम ठीक नहीं है, चूँकि हमारे मूवमेंट नहीं है, हम घर में बैठे हैं, एक कमरे से लेके हम दूसरे कमरे तक जाते हैं, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? खाली टाइम है कुछ नहीं, या तो टीवी देख रहे हैं, या नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, या कोई लेट के गेम खेल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पोस्चर्स ठीक नहीं है। तो इन पोस्चर्स की वजह से हमारे कमर में प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर चूँकि घरों में आजकल बाइयाँ नहीं आ रही हैं, कोई और सपोर्ट नहीं है हाथ में काम करने वाले, तो सारे काम हमको
और या हमारे भाई बहनों को या हमारे घर में जो हमारी वाइफ्स हैं, माता हैं, बहनें हैं, उनको करनी पड़ रही हैं। तो इसकी वजह से जो प्रेशर है, कमर पे जो प्रेशर आ रहा है, जो बॉडी पे जो प्रेशर आ रहा है वो भी बढ़ गया है। इस वजह से भी चूंकि हम लोग अभ्यस्त नहीं है ये सब करने के लिए, तो हमारा ये चांस है कि हमारे पेन बढ़ सकता है। कई बार हमें वज़न उठाना पड़ जाता है इन वजहों से भी। प्लस हमारी जो है एक्सरसाइज नहीं हो रही है, डाइट नहीं हो रही है। सो कमर के दर्द होने के कारण जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक तो है अनड्यू प्रेशर पड़ना, वज़न उठा लेना, नीचे गिर जाना। कई बार फ्रैक्चर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है जो कमर का दर्द हो जाता है। जैसे अगर हड्डी कमज़ोर हो गई है और आपने कोई वज़न उठाया तो उसकी वजह से भी आपके कमर में दर्द हो सकता है। प्लस कभी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जो इन दिनों में बढ़ गई हैं, जैसे डायबिटीज़ है। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है, डायबिटीज़ बढ़ रही है। आपकी आर्थराइटिस है, चूँकि आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो तो वो भी बढ़ गया है। प्लस कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि किस कारण से हो रहा है ये पता नहीं चलता है। कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो वो भी अगर कमर में आ गया है तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये सब एक कैंसर, हालांकि बहुत कम प्रतिशत मात्रा में कमर का दर्द होता है, पर लेकिन वो भी एक कारण है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कमर के 50 कारण हैं, कमर के दुखने के 50 कारण हैं। और वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम कमर का ध्यान नहीं रखते। अगर हम कमर का ध्यान रखेंगे तो कमर हमारा ध्यान रखेगी। तो ये सब जो कारण मैंने आपको बताया, सडनली उठ जाना, वजन उठा लेना, नीचे बैठ जाना, बिना सपोर्ट के बैठना, आड़े टेढ़े बैठना, प्रॉपर डाइट नहीं होना, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होना, ये सब जो कारण है उसकी वजह से हमारे कमर। अब कमर दर्द जो है या तो सिंपल कमर दर्द है। सिंपल कमर दर्द मतलब ये है कि खाली मांसपेशी में खिंचाव है। तो मांसपेशी में खिंचाव है तो वो तो जल्दी से ठीक हो सकता है। या ये कमर दर्द जो है आपके डिस्क की वजह से हो सकता है। आप डिस्क होती है, कई बार हम जो है बहुत भारी वजन उठा लेते हैं या जब सडनली झुक जाते हैं, या हमें किसी ने बताया है कि आपको एक्सरसाइज, हमें जैसे मैं बोल रहा हूँ आज आपको कि आपको ये शरीर को मेंटेन करने हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब आप सडनली, चूंकि अब तक आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आप एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो आपके डिस्क पे बहुत सारा प्रेशर पड़ जाता है। या आपने जो काम नहीं किया, आप लोगों घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्क पे प्रेशर पड़ जाता है। तो डिस्क पे जब प्रेशर पड़ता है तो हमारे डिस्क एक कारण हो सकती है। या फिर अगर हमारी हड्डियाँ कमजोर है तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो कॉमन कारणों में हमारे जो ये होता है वो है या तो मांसपेशी में खिंचाव है, या डिस्क प्रॉब्लम है, या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर है। अब इनसे कैसे बचा जाए? अगर मांसपेशी में खिंचाव है तो आपको पता लग जाएगा, सडनली आप उठे हो तो आपके सडनली जो है मांस में खिंचाव आ जाएगा, आपको लग जाएगा मेरी मसल पुल हो गई है। अब इस मसल पुल के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। कहीं आप जा नहीं सकते हो क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, किसी के पास जाना नहीं है आपको, कोई डॉक्टर से आप मिल नहीं सकते, कंसल्ट नहीं कर पा रहे हो, तो घरेलू आप उपाय ले सकते हो। आप बेड रेस्ट करें, थोड़ा रेस्ट ले लें, गर्म पानी का सेक कर लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो कोई हीटिंग पैड भी ले सकते हैं। अगर घर में आपके कोई ऑयल पड़ा हो तो उससे जेंटल मसाज भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना? और अगर आपके पास फिर भी ये ठीक नहीं होता है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, या आपके पास कोई दर्द निवारक गोली है, पैरासीटामॉल पड़ी है, इस टाइप की जो ये सेफ़ गोलीज होती हैं, अगर आप ये ले सको तो ये ले लीजिए। और मैं मानता हूँ अगर मांसपेशी में सिंपल सा खिंचाव है, अगर हमने घरेलू नुस्खे किए हैं, जैसे गर्म पानी का सेक है, बेड रेस्ट है, या कोई हल्की सी मालिश करिए, तो ये मांसपेशी में जो खिंचाव है ये तुरंत चला जाएगा। लेकिन अगर वो डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, अभी आपको कैसे पता चलेगा ये डिस्क की प्रॉब्लम होगी? डिस्क की प्रॉब्लम वैसे तो आपको जज करना थोड़ा मुश्किल है, पर अमूमन जो होता है, अगर आप थोड़ा सा समझें मेरी बात को, अगर मैं ध्यान से आपको कहूँ, तो आपके जो कमर का दर्द है वो कमर के दर्द का जो है, दर्द कमर से लेके नीचे पैरों तक अगर जाता है तो इसका मतलब आपके डिस्क में प्रॉब्लम हुई। अब ये डिस्क क्या भला होती है? डिस्क बेसिकली हमारी कमर की जो हड्डियाँ हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, उनके बीच में एक कुशन टाइप की चीज़ होती है। इस कुशन पे किसी वजह से अगर प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से जो है वो डिस्क खिसकने की चार्ज, या खिसक जाती है या खिसकने वाली होती है। और इस डिस्क के खिसकने से, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं, अगर ये हो जाए तो फिर जो पीछे से हमारी जो नसें निकल रही हैं उस नसों पे दबाव पड़ सकता है। तो दबाव पड़ता है तो हो सकता है कि दबाव पड़ता है तो आपके जो नसों पे जो दबाव पड़ता है उसकी वजह से आपके पैरों में नीचे दर्द आना शुरू हो सकता है। तो आप समझ जाइए, आप नॉर्मली आपने सुना होगा कई बार लोग बाग कहते हैं मेरे तो शियाटिका हो गया। तो ये जो शियाटिका है बेसिकली, ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जा सकता है। और ये शियाटिका कोई नस के ऊपर दबाव आने की वजह से होता है। तो अगर ये स्थिति हो गई है तो हमें थोड़ा सावचेत होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कमर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हड्डी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कमर का ध्यान रखा, अपनी हड्डी का ध्यान रखा, तो वो आपको चलने फिरने लायक रखेगा। अब करना क्या है इसके अंदर, आपको लगा है कि मेरे डिस्क में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते हो तो आप वहाँ पर जो घरेलू नुस्खे हैं उनके हिसाब से आप कर सकते हो। तो आप बेड रेस्ट करें। अब बेड रेस्ट की क्या पोजीशन होनी चाहिए, बेड रेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे लेटे रहें, आप बेड रेस्ट के अंदर जो है साइड में ले करवट लेके लेटें। एक मैं हमेशा अपने मरीज़ों को कहता हूँ, फिगर 4 साइन मारें। फिगर 4 का मतलब होता है कि आपका जो धड़ है वो एक पोजीशन में हो, कूल्हा है वो थोड़ा बेंड हो जाए और पैर फिर बेंड हो जाए 90 डिग्री, जैसे हम एक कुर्सी पे बैठते हैं ना, वो वाली पोजीशन। मतलब ये आपका धड़ है और आप बैठे हुए हैं और आपके पैर भी 90 डिग्री पे हैं। इस पोजीशन में आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में लेट जाएं, ये बेस्ट पोजीशन है। आप चाहें तो पैरों को थोड़ा और मोड़ के छाती की तरफ भी कर सकते हैं। ये एक बेस्ट पोजीशन होती है जो एक डिस्क के मरीज़ को चाहिए और एक डिस्क के मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो ये तो हमारे आराम करने का तरीका है। अगर आप साइड में नहीं ले सकते हैं, राइट साइड में नहीं लेट पाते हैं या लेफ्ट साइड में नहीं लेट पाते हैं, तो आप सीधे भी लेट सकते हैं। सीधे लेटने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप सीधे लेटेंगे तो अपने घुटनों के नीचे जो है, आप घुटनों के नीचे एक अपने तकिया लगा के रख सकते हैं। उस घुटनों के नीचे थोड़ा से 2 तकिए लगा लें जिससे घुटने थोड़े बैंड हो जाएँ। तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं जो कह रहा हूँ फिगर 4 साइन अगर आपने मेंटेन किया, अगर आप बैठे हैं, अगर आप लेटे हैं, अब आप खड़े हैं, अगर ये साइन आप मेंटेन करेंगे तो ये आपके डिस्क की प्रॉब्लम में हमेशा हेल्प करेंगे। खड़े होने में कैसे करना है, अगर आप खड़े हैं, जैसे आप समझिए आप वॉश बेसिन के पास गए हैं या बाथरूम में आप अपने ब्रश कर रहे हैं, तो वहाँ पर, या आप किचन में गए हैं, तो वहाँ पर आप एक स्टूल रख लीजिए या एक पाटा रख लीजिए, उस पर एक पैर रख लीजिए, अपना राइट रख लीजिए या लेफ्ट रख लीजिए, जो भी चाहें आप। जब आप इसको ऊपर रखते हैं तो आपका पैर जो है वो घुटने से 90 डिग्रीज हो जाता है और कूल्हे से जो शरीर है वो भी 90 डिग्रीज हो जाता है, तो ये फिगर 4 बन जाता है। ये फिगर 4 बनते ही हमारी नस पे जो दबाव आ रहा होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और जो आपके शियाटिका का पेन है वो कम पड़ जाता है। ये तो हमारा पोस्चर है, कैसे हमें लेटना है, कैसे हमें बैठना है और कैसे हमें खड़े होना है। इसके अलावा हम चाहें तो गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, हम चाहें तो हीटिंग पैड्स ले सकते हैं, हम चाहें तो घर में ही छोटा सा कोई मसाज भी कर सकते हैं। और अगर ये फिर भी ठीक नहीं होता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फ़ोन पे ले लें, ऑनलाइन किसी से कंसल्ट कर लें। वो आपको कुछ दर्द निवारक गोलियाँ देंगे और सूजन कम करने के लिए देंगे और कुछ आपको हो सकता है मसल रिलैक्सेंट दे दें और कोई नर्व के लिए भी दें। अपने आप से कोई आप गोली ना खाएँ, जहाँ तक हो गोली वो ही खाएँ जो सेफ़ हो, क्योंकि दर्द निवारक गोलियाँ नॉर्मली किडनी को हार्म करती हैं। अननेसेसरी लॉन्ग टर्म तक कोई मसल रिलैक्सेंट कोई दवा नहीं लें जब तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करें। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपकी कमर का दर्द नहीं जाएगा। पर अगर ये दर्द आपका किसी ये डिस्क की वजह से नहीं है, अब ये आपका कोई मांसपेशी में खिंचाव का नहीं है, तो अब क्या है? ये खिंचाव और दर्द जो है वो और भी है, जैसे जो कुछ आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में गाइडलाइंस आ रही हैं कि 60 साल 65 साल से ऊपर को लोगों को बाहर जाना बिल्कुल मना है। अब ऐसे लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, जो लोग बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं घर में, वो लेटे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर भी कमर का दर्द होता है। ये जो कमर का दर्द है ये जकड़न की वजह से है, प्लस एक ऑस्टियोपोरोसिस होती है जो हड्डी में खोखलापन करता है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ऐसे लोगों को क्या करना है, इनको यही बोलना है कि आप पोस्चर के अलावा आपको कैल्शियम जो आपको बताई गई है नहीं है तो आप कैल्शियम खाएं, और कैल्शियम नहीं खाएं तो थोड़ा धूप का एक्सपोजर लें, और प्लस जो भी करें एक कमर का सपोर्ट दे के चलें। इसके अंदर आपको कमर के सपोर्ट के अंदर मतलब जैसे कमर की बेल्ट आती है वो आप ले लें, तो ये भी एक आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो जो भी ये जो सपोर्ट है, जो बेल्ट होती है, ये कभी डिस्क के मरीज़ भी काम में ले सकते हैं, और जिनके ऑस्टियोपोरोसिस बोन हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से कमर में दर्द है, और वो भी काम में ले सकते हैं। फिर कुछ और कारण भी हैं जो रेयर होते हैं जिसमें फ्रैक्चर है। हाँ, फ्रैक्चर है, लॉकडाउन में तो किसी का फ्रैक्चर नहीं है, पर लेकिन क्या पता कभी कोई गिर जाए तो फ्रैक्चर की वजह से भी आपके कमर में दर्द होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं झटके से उठा और चूंकि हड्डी कमज़ोर थी तो वो भी एक फ्रैक्चर का कारण हो सकता है। ये सब करने के बाद भी आपको लगता है 5-7 दिन आपने रेस्ट कर लिया, आपने दवा ले ली, फिर भी आपके दर्द में ठीक नहीं हो रहा, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है आपको एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़े और भी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़े ज़रूरत पड़े, और ये सब करने के बाद हो सकता है उसमें कोई फ्रैक्चर हो, तो ये फ्रैक्चर का दर्द भी हो सकता है। कई बार
कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर दूसरे और भी कई कारण हो सकते हैं। मैं यहाँ डराना नहीं चाह रहा हूँ, पर चूंकि ओल्ड एज में कैंसर भी एक कारण होता है जिसके अंदर कमर का दर्द हो सकता है। अब ये सब जब हमें पता लग गया कि अब ये ठीक नहीं हो रहा, तो आगे क्या करना है। जब हमारी दवाई से ठीक नहीं होता तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपसे एमआरआई कराएं, और हो सकता है आपको और इन्वेस्टिगेशन दें, और फिर उसके बाद उनकी सलाह मानें। तो मैं नहीं समझता अगर आप ये सब करेंगे तो आपका दर्द ठीक नहीं होगा। तो कमर का दर्द ये तो आपने किया, आपने इसके अलावा आपको कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपका कमर दर्द एक बार थोड़ी देर दिनों में ठीक हो जाता है, 7 दिन रेस्ट करने से, 15 दिन रेस्ट करने से, चाहे वो डिस्क का दर्द है, चाहे वो आपके ऑस्टियोपोरोसिस का दर्द है, चाहे वो आपका मसल स्पाज्म का दर्द है, फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। ये एक्सरसाइज आपको या तो फिजियोथेरेपी के द्वारा, या जो अंजलि जी हैं ये चलाती हैं अपना सेंटर, तो इनसे भी आप सीख सकते हैं, या कोई एक सेशन हम आपके लिए बाद में रखवा सकते हैं जिसके अंदर आप कमर के दर्द की जो एक्सरसाइजेज हैं, आपने कई बार देखा होगा बाबा रामदेव टीवी पर आते हैं, वो भी बताते हैं कमर के दर्द की एक्सरसाइज। तो कमर की दर्द एक्सरसाइजेज मेरे को मानना है कि आप हर जने को सीखने चाहिए, और वो कमर के दर्द अगर आप करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। अब ये इन चीज़ों का बचाव कैसे हो, इन चीज़ों के बचाव के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इस समय लॉकडाउन में हमें अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाने का मतलब है हमें कैल्शियम रिच डाइट होनी चाहिए, हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए डाइट में, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब अब चूंकि हम अगर हम अब तो अलाउ कर दिया बाहर जाना, पर अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो हम घर के अंदर ही वॉक कर सकते हैं। घर के अंदर आप छत पे वॉक कर सकते हो, आपके कंपाउंड में वॉक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि बहुत बोर हैं तो कान के अंदर आप म्यूज़िक लगा के वॉक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है, पर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस वॉक अगर हम वॉक करेंगे, हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम डाइट अपनी मेंटेन करेंगे, हम अपना पोस्चर मेंटेन करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपको कभी भी वापस कमर में दर्द हो सकता है। और अगर है तो इन सब बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कमर का दर्द। अब आपका कुछ लोग पूछना चाहेंगे कि साहब ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जो हमें खानी चाहिए जिससे कि हमारे कमर में दर्द नहीं हो। तो मैंने बताया एक्सरसाइज के अलावा आपको जो डाइट्स हैं वो कैल्शियम रिच जो डाइट होती है वो लेनी पड़े। अब सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही, पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो ब्रोकोली होती है ये भी अपन खा सकते हैं, जिसको हम हरी पत्ता गोभी कहते हैं, गोभी कहते हैं, वो भी हम खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपनी दिन रोज़ की दिनचर्या में शुरू करेंगे तो एक तो हमारा टाइम कट जाएगा, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, और हम बोर नहीं होंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर अब हम ये सब नहीं करते, हम पड़े रहते हैं सारे दिन भर करते हैं, तो चांसेस हैं कि हम अपने शरीर को एक सेडेंट्री लाइफ में ले जा रहे हैं, और सेडेंट्री लाइफ हमेशा जो है आपको दुख ही देगा, आपको मानसिक तनाव भी देगा, और हो सकता है कि हम डिप्रेशन के मोड में भी जा सकते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें रेगुलरली रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज, और अपने आप को तंदुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए गुड डाइट भी रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ तो आपके बैकिक से रिलेटेड। इससे कोई रिलेटेड आपसे कोई कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेटेड है, इस कमर दर्द से ही ऑस्टियोपोरोसिस भी रिलेटेड। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी में खोखलापन। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। अब ये 206 हड्डियाँ अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे और इनकी सही न्यूट्रिशियस डाइट नहीं देंगे तो ये वीक हो जाएंगे। नॉर्मली ये जो शरीर भगवान ने बनाया है, इसके अंदर उसने इस तरीके से बनाया है कि हम 30 से 35 साल तक हमारे शरीर की रचना को अंदर कैल्शियम, हड्डी के अंदर कैल्शियम हम जोड़ सकते हैं। 30 साल तक जो है बॉडी का बिल्टअप होता है, 30 से 35 साल तक। 35 साल के बाद हमारा बॉडी का बिल्टअप पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस अगर एक बार है तो वो ठीक नहीं होता। उसको हम कम कर सकते हैं पर वो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम शुरू से ही ध्यान रखते हैं, हम शुरू से ही अगर इसका ध्यान रखेंगे, मैंने बताया आपको कि बॉडी का जो बेकअप है, बॉडी मतलब मैं बोन्स की बात कर रहा हूँ, बोन्स का जो मेकअप है, बिल्टअप है, वो 30 से 35 साल की उम्र तक है, उसके बाद कभी नहीं होगा, उसके बाद उसमें डिके ही होगा। बॉडी जो बोन्स हैं उसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो सेल्स होते हैं जो बॉडी बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं, एक होते हैं जो बोन्स को कमज़ोर करते हैं। तो 35 साल की उम्र तक जो बोन बनाने के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और 35 साल के अंदर बोन को खाने वाले सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो जब ओवरटेक कर लेते हैं तो हमारी जो है बॉडी की स्ट्रेंथ, बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है।
तो 35 साल की उम्र के बाद हमारा जो बॉडी में जो कैल्शियम का जो वो जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं, इससे नापी जाती है, वो हमारी धीरे 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 कम होने लग जाती है। तो अब इसको हमें कैसे बचाया जाए? ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये कई चीज़ों से अफेक्ट होती है। अब मान लीजिए कोई एशियन आदमी है या एक कोई अफ्रीकन आदमी है, तो आप देखेंगे कि एशियन आदमी में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा है, अफ्रीकन में कम है। जो वाइट है, जो वाइट रेस का बंदा है, उसमें भी ये ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा को मिलता है। कोई छोटा है तो उसमें भी है, जो पतला है उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज़्यादा है। अब आप देखेंगे फीमेल्स, तो फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू मेल। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल में हार्मोन्स होते हैं ना। तो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स जो होती हैं ना, 45 के बाद जब वो रजो नवग्रत हो जाती हैं या मीनोपॉजल हो जाता है, तो बिकॉज उनमें ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कैल्शियम के जो साइकिल है उसको डिपोजिशन में, बोन की स्ट्रेंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे हार्मोन्स, ऑल जो सेक्स हार्मोन्स हैं, मेरे कहने का मतलब, मेल्स में तो एंड्रोजन्स होते हैं, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन्स होते हैं, तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप द बोन स्ट्रक्चर। सो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स जो होती हैं, जिनके अंदर जो 45 के बाद रजन होते हैं, तो उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा इसलिए कम होती है क्योंकि ईस्ट्रोजन उनके अंदर कम हो जाता है और वो कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं कर पाती। देन फिर आती है हमारी डाइट। ये तो हुआ सेक्स से रिलेटेड। अब हमारी डाइट, अगर आपकी डाइट अगर कैल्शियम रिच नहीं है, तो चांसेस हैं कि आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। फिर और कौन लोग हैं? आपकी हैबिट्स, अगर आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपकी हैबिट्स हैं अच्छी नहीं है, आप जो है रोज़ अल्कोहल लेते हैं या आप स्मोक करते हैं या आप कोई गलत संगत में पड़े हैं जिसमें आप मतलब प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ धकेलता है। फिर कुछ लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स में उनकी बात नहीं कर रहा, जो कोकेन और वो मतलब कोई बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको आर्थराइटिस है, या कुछ लोग हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिजीज़ या बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ हैबिट। तो अगर वो ड्रग्स पे रहें, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं, थायराइड के पेशेंट्स हैं, वो एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं, तो उनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिवर डिजीज़ होती हैं, कुछ लोगों की किडनी स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये सब भी रीजंस होते हैं जो हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस कर सकते हैं। तो हमको ये सब देखना होता है कि क्या मैं इन सब चीज़ों के अंदर आता हूँ, क्या मैं, मेरी हाइट कम है, क्या मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर पतला है, क्या मैं फीमेल हूँ, क्या मैं कोई ड्रग पे तो नहीं हूँ, क्या आपको मैं कोई गलत आदत तो नहीं है, जैसे ड्रिंक करना या स्मोक करना तो नहीं है, या मेरे को कोई ड्रग चल रही है जो कैल्शियम की कमी करती है, या मैं कोई बीमारी से ग्रसित हूँ। अगर हम सब इन चीज़ों के अंदर हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर ऑस्टियोपोरोसिस है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये ऑस्टियोपोरोसिस है? ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट किलर है। मतलब मतलब ये कि आपको फर्स्ट स्टेज में जब ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होगा आपको पता ही नहीं, मतलब हो सकता है आपको 35 साल की उम्र से ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया, लेकिन आपको 10 साल बाद तक पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता तब चलेगा जब आप गिर जाओगे, छोटा सा आपके, हल्का सा आपके धक्का लगा और आप गिर गए और आपके फ्रैक्चर हो गया, तो आपको पता चलेगा। आप जाओगे अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास कि साहब मेरे तो फ्रैक्चर हो गया, मैं तो ऐसे चल रहा था, जरा सा टल्ला लगा और मैं गिरा और मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो वहाँ जाओगे जब डॉक्टर आपको कहेगा कि भाई आपके तो ये फ्रैक्चर तो है, पर ये आपके जो फ्रैक्चर है ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हुई। फिर और कैसे पता चलेगा? कई बार हमारे नॉन स्पेसिफिक पेन हो, कमर में दर्द हो गया हमारे, कोई बोन पेन हो गया, हमने के साथ कहते हो मेरे हड्डी में दर्द हो रहा है, पैर में नीचे दर्द हो रहा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हमारे के अंदर बोन पेन्स भी हो सकते हैं। फ्रैक्चर्स तो हो ही सकते हैं, बोन पेन्स भी हो सकते हैं, और फिर और क्या हो सकता है? बैक पेन भी हो सकता है। तो जो नॉन स्पेसिफिक पेन है, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ज़रा सा टल्ला लगने से हमारे फ्रैक्चर हो गया, या कुछ मिनिमल ट्रॉमा होने से हमारे को बोन्स को नुकसान हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस हैं। अब क्या करें हम इसका? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए पहले तो हमें, अभी इस लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको बचने के लिए हमें, मैंने जैसा बताया आपको, कि आपको अपनी जो दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक आपको एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी। उस दिनचर्या में मतलब है सुबह उठ के आप जो है, सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपने एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे। आप रोज़ ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए कम से कम आप एक 3 किलोमीटर की वॉक होनी चाहिए।
अगर आप बाहर नहीं कर सकते हैं तो अपने छत में करिए, छत में नहीं कर सकते हैं ड्राइवे में करिए, अपने कंपाउंड में करिए, अपने घर में करिए, पर करिए। आप किसी भी तरीके से आप 3 किलोमीटर, और अगर आप ज़्यादा करते हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड ये है कि आपको 10,000 स्टेप्स पर डे चलने चाहिए। तो अगर आप इतना नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, पर आप 3 किलोमीटर तो मिनिमम आपको चलना ही है। एक तो ये करना है। दूसरा, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। उस एक्सरसाइज को अगर आप कमर के लिए, अब आप जैसे सूर्य नमस्कार को ले लीजिए, अगर आप एक सूर्य नमस्कार, हल्का सा सूर्य नमस्कार, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें सारे आसन आ जाते हैं, एक बार आप अगर सीख लेते हैं तो आप अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो मैं समझता हूँ आपके बॉडी के सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन डाइट। डाइट मैंने जैसे पहले आपको जिक्र किया बैक पेन के अंदर, डाइट हमारी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस का मतलब उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वो कैल्शियम रिच होनी चाहिए। अब कैल्शियम रिच में क्या, सफ़ेद चीज़ें मैंने बता दिया, दूध, दही, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, बादाम में बहुत कैल्शियम होता है, आप ये ले सकते हैं। चीज़, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फ़िश में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। तो आपको ये कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप टोटली आप प्रोटीन ले लें, आप कीटो डाइट लेना शुरू, कई लोग लेते हैं कि साहब मैं तो कीटो डाइट ले लेता हूँ। कीटो डाइट इज़ नॉट गुड। कीटो डाइट अगर आप ले रहे हैं तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। एक्सेस ऑफ प्रोटीन जो है आपके अंदर, बॉडी के अंदर कैल्शियम कम कर सकता है। इसलिए सारी चीज़ें आपकी, आपको फैट भी चाहिए, फैट भी चाहिए। फैट क्यों चाहिए? फैट एनर्जी देता है हमारे को। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम फैट से आती है, तो उसको आपको फैट भी चाहिए। आप ये नहीं सोचें कि फैट मेरे को मोटा करता है, पर एक लिमिटेड फैट तो चाहिए आपको। तो आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद और क्या करना है? उसके बाद हमें ये देखना है कि हम कोई ऐसी मतलब गलत आदतें तो नहीं है, अगर हमारे पास को स्मोकिंग करते हैं तो हम वो छोड़ें। स्मोकिंग से हमें कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कि साहब मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मेरे को पॉटी नहीं आती। आप पी देखिए, सुबह उठिए 2 गिलास पानी पीजिए, आपको पॉटी आ जाएगी। आप ड्रिंक करते हैं, एक्सेस ऑफ एल्कोहल इज गुड। डॉक्टर्स, मैं भी डॉक्टर हूँ, लोग कहते हैं कि भाई 1 पैग रोज़ होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से तो नहीं हो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप बहुत लिमिटेड मात्रा में और डॉक्टर की एडवाइस पे लें, अन्यथा ना लें। तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। प्लस अगर कोई आप ड्रग्स ले रहे हैं, कोई ड्रग्स के आदी हैं, किसी ड्रग को आपको मना किया हुआ है, जैसे स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड सबसे हार्मफुल होता है बोन के लिए। अगर आप स्टेरॉइड खा रहे हैं तो आपको बंद करना पड़ेगा, स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए आपको। तो या कोई आपको पता है कि आप जैसे थायराइड से हैं, तो थायराइड की जो गोलियां होती हैं, या थायराइड इटसेल्फ खुद से आपको जो बीमारी है, वो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम करता है। तो अगर आपको आपको लगता है कि आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं और साथ में आपको कैल्शियम भी दिया जाता है, तो आप देखते हो कि नहीं मैं 4 4 गोलियां कहाँ खाऊंगा, मैं थायराइड की गोली भी खाऊं, मैं कैल्शियम भी खाऊं। तो कैल्शियम तो आपको खानी ही है, कैल्शियम तो आपको खानी ही है। देखिए, 35 साल तक, जैसा मैंने आपको बताया कि 35 साल की उम्र तक आप जो है, आप आपकी बॉडी बिल्डअप कर सकते हो आप डाइट से। पर 50 साल की उम्र के बाद आपको सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट जो है हमारी, कैल्शियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो करीब 1200 मिलीग्राम है। और 1200 मिलीग्राम हम अपने दूध से और अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकते, आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। तो मेरा आपको ये कहना है कि जो भी औरतें 45 साल के ऊपर हैं, या जो भी बुज़ुर्ग हैं, मर्द हैं जो 50 साल के ऊपर हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जिनका मूवमेंट कम होता है, उनको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, और वो इस कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ जीना है। हाँ, किसी को किडनी स्टोन है, लोगों के मन में डाउट होता है कि किडनी स्टोन होता है साहब, तो किडनी स्टोन बढ़ जाता है। तो अगर किसी के किडनी स्टोन है तो वो डॉक्टर की कंसल्ट से अपना कैल्शियम लें, अन्यथा के कैल्शियम लेने से किडनी की स्टोन्स नहीं होते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्योंकि कैल्शियम डाइट लेते हैं, तो कुछ जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको लिए कैल्शियम कॉन्ट्राइंडिकेट है, तो वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके उससे ले सकते हैं। प्लस अब इसके अलावा और क्या लेना है? इसके अलावा एक विटामिन डी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। विटामिन डी का सोर्स क्या है? विटामिन डी एक हार्मोन है जो हमारी कैल्शियम को पकड़ के बोन में बैठाता है। अब सबसे रिचेस्ट सोर्स बहुत इजी है, और हमारे शहर में, राजस्थान में, हमारे प्रदेश में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो वो है सन। सनलाइट इज अ गुड बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी।
मतलब इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं है। पर आज की तारीख में बिकॉज हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा, लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे, पार्क में नहीं जा पाते, पर हम छत पे जा सकते हैं, हम ऐसे एरिया में जा सकते हैं। हम अगर अपनी बॉडी को, आप लोगों ने देखा है आजकल अब तो मास्क लग गया, पहले तो फीमेल्स जो हैं सब पे सर पे अपना सब कुछ बांध बूंद के और सनस्क्रीन लगा के और चलते थे। तो क्यों हो रहा है? विटामिन डी का अब्सॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। हम लोग सब अपनी त्वचा को बचाने के चक्कर में काले नहीं हो जाएं तो हम विटामिन डी ले ही नहीं रहे। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ही हो रहा है कि हम विटामिन डी नहीं ले रहे। जो फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी है, जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो सन से है। और हम सब सन से बचने की कोशिश करें, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, कुछ गार्ड्स लगा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, तो वो नहीं करना है। और वो करते हैं तो सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर वो हम कर रहे हैं तो उससे बचें। प्लस इसके बावजूद भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमें विटामिन डी ओरल लेना है। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, तो हमें विटामिन डी लेना है। विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी जो होता है वो, जो हमने डाइट में कैल्शियम लिया है, जो हमने कोई भी सोर्स से कैल्शियम खाया है या हमने गोली ली है, उस कैल्शियम को पकड़ के वो बोन में बैठाता है। तो ये एक ऐसा हार्मोन है, ऐसा चीज़ है जो हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो विटामिन डी की एक डोज हमें लेनी है। कैसे लेनी है? ये है, एक वीकली आती है, एक आपको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, या मैं आपको बता देता हूँ कि एक गोली आती है 60,000 के नाम से आती है, 60 के पे आती है। आप हफ्ते में एक बार 2 महीने तक ले सकते हैं और उसके बाद महीने की एक ले सकते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी डॉक्टर से, आप चाहें तो मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं या किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो कैसे लेना है? आप विटामिन डी भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में, अपनी दिनचर्या में करेंगे, तो मैं नहीं समझता आपको ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित रहेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट किलर है। और इससे बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कूल्हे में फ्रैक्चर हो सकता है, आपके स्पाइन में फ्रैक्चर हो सकता है, आपके हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है। और ये फ्रैक्चर्स जब होते हैं तो इनको ट्रीट करना भी एक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोन जब खोखली है, बोन जब खोखली होती है तो हम उसको कैसे ट्रीट करें? हम बोन खोखली, हम ऑपरेशन कराने जाते हैं, हम प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें प्लेट लगती नहीं है क्योंकि वो बोन खोखली है। और जब आपके एक फ्रैक्चर हुआ है, उस फ्रैक्चर का आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बाद में भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं। और अगर एक फ्रैक्चर हो गया है तो सेकंड फ्रैक्चर होने के 50% चांस है कि 2 साल में आपके 50% फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस को आपको समझना है, इसको प्रिवेंशन करना है, और इसके लिए ध्यान रखना है कि हमारे घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, या हमारे माता पिता हैं, या हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए कैसे हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है। कोई भी इस संबंधित सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या अंजलि जी के थ्रू पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर लेके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में घिसाव। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो है बहुत कॉमन है, हमारी दादी, नानी, मम्मी और हमारे जितने भी बड़े जो 50 साल की उम्र के बड़े लोग हैं, वो कहते हैं मेरा हमारा गोडू दुखे है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे से सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, मेरे से सीढ़ी नहीं उतरी जाती, मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता। तो ये बहुत कॉमन है। अगर आप देखेंगे आजकल जोड़ प्रत्यारोपण भी काफ़ी बढ़ गया है। इसके क्या कारण है? इसके कारण हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान में घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिस हम इसको कहते हैं घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों की बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका कारण है हमारा कल्चर। हमारे कल्चर में हम जो है नीचे बैठते हैं, हम नीचे बैठ के पालती मार के बैठते हैं, नीचे बैठ के खाना खाते हैं, नीचे बैठ के हम अपने सारे नित्य कर्म करते हैं, नीचे ही बैठ के हम अपना पास टाइम करते हैं। मतलब हमारा जो मैक्सिमम वर्क है, जो कुछ लोग अगर आप देखेंगे तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो नीचे बैठ के ही सारे काम करते हैं, सारी लेबर नीचे बैठ के काम करती है। तो हमारे हिंदुस्तान में जो है मैक्सिमम लोग नीचे बैठने का कल्चर है। कुछ भी है, पूजा पाठ है, खाना है, पीना है, काम करना है, सब नीचे बैठ के होता है। तो नीचे बैठने की वजह से क्या होता है, जो घुटनों में घिसावट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने में होता क्या है। घुटना जो है एक ऊपर की जांग की बोन से और नीचे टांग की बोन से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर बीच में कुशन है और एक कार्टिलेज है।
तो कुशन तो होता है, जो मेनिस्कस होता है वो कुशन का काम करता है, और एक कार्टिलेज होता है। तो बिकॉज ऑफ एज, ओल्ड एज की वजह से, या न्यूट्रिशन की वजह से, या चोट की वजह से, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, या कोई बीमारी की वजह से, कोई भी कारण हो, ये सब कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो कार्टिलेज है वो डिजनरेट हो जाए। डिजनरेट मतलब धीरे 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 ख़त्म होने लग जाता है। जब वो कार्टिलेज डिजनरेट शुरू हो जाता है तो हमारे घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। तो लोग आपको जैसे आकर कहेंगे मैं जब भी नीचे बैठता हूँ 15 मिनट बाद मेरे दर्द शुरू हो जाता है, या वो कहेंगे जब मैं चलता हूँ तो मैं अगर 2 किलोमीटर तो ठीक है, जैसे ही मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ मेरे दर्द हो जाता है। या वो कहेगा जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो साहब मेरे से सीढ़ी चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, या मेरे से सीढ़ी उतरने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसका मतलब है कि उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो रही है, उसके जोड़ में घिसावट शुरू हो रही है। अब ये किस स्टेज की है, ये फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, या लास्ट स्टेज में है। अगर वो कह रहा है कि मेरे थोड़ा एक्सर्शन करने से ही मेरे दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि ये अर्ली स्टेज में चल रही है। और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता हूँ, तो इसका मतलब सेकंड स्टेज में है। और वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं चल पाता हूँ, चलने में मेरे बहुत तकलीफ होती है, या मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मैं नीचे बिल्कुल नहीं बैठ पाता हूँ, इसका मतलब वो टर्शी। ये चीज़ें आपको खुद को समझ में नहीं आएंगी, पर ये एक आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी जो डिजीज़ है, आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपकी जो घुटनों की बीमारी है, वो किस स्टेज में चल रही है। अगर हम इसको अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर हम इसको अर्ली स्टेज में ही पकड़ लेते हैं कि भाई हमारे ये घुटने के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी को नीचे बैठने बंद कर देना चाहिए, पर जिस आदमी को, जिस इंसान को, जिस इंसान के ये तकलीफ़ है कि उसको नीचे बैठने से तकलीफ़ होती है, जिस इंसान को सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, उसको नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो उसमें क्या करना है हमें, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। जब तक आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते, आप अपने घुटनों की व्यायाम जरूर करें, घुटनों की एक्सरसाइज करें। आप देखिए मेरी हर टॉक में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो घुटनों की एक्सरसाइज, अब क्या क्या एक्सरसाइज करें, घुटनों को सीधा करना, मोड़ना, सीधा करना, मोड़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप या तो यूट्यूब पे सीख सकते हैं, या आप अंजलि जी से चाहें तो अंजलि जी के थ्रू सीख सकते हैं, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज घुटने की बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारे घुटने में जो कुशन लगा हुआ है, हमारे घुटने में जो कार्टिलेज है, इनको दाना मिलता है, इनको खाना पानी मिलता है, इनकी एक्सरसाइज होती है, ये रिप्लेनिश होते रहते हैं। इनके अंदर से जो सेल्स हैं जो डेड हो रहे हैं, वो जो सेल्स हैं वो वापस नए बनते रहते हैं, तो उनका रीजनरेशन होता रहता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप प्रिवेंशंस करते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, आप इस समय कोई बहुत ज़्यादा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको दौड़ना भागना नहीं है। तो आप ये सब करते हैं, प्लस आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा इन सब करने के बाद भी अगर दर्द ठीक नहीं होता तो आप डॉक्टर से करना। अगर आप सेकंड स्टेज में चले गए तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से, सेकंड या थर्ड स्टेज में भी चले जाए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा, आपके पैर में सूजन आ जाएगी, आपके घुटने में सूजन आ जाएगी, हो सकता है आपके पैर टेढ़ा हो जाए, हो सकता है आप जब चलते हो तो थोड़ा लड़खड़ा के टेढ़ा मेढ़ा होकर चलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद बताएंगी कि आपको कोई घुटने की बीमारी हो रही है, तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपका एक्सरे कराएगा, एक्सरे करा के देखेगा, आपको हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन कराए, हो सकता है आपकी कोई बीमारी का पता करे, हो ये चीज़ हो सकता है आपके बचपन में कोई चोट लगी हो सकता है कोई आपके इन्फेक्शन हुआ हो, या कोई भी कारण रहा हो उसकी वजह से घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सब चीज़ पता करने के बाद आपको वो कहेगा साहब आपके घुटने अब ख़राब हो रहे हैं, अब आपको ये सब करना है। तो जो आपका ट्रीटमेंट आएगा ना, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आएगी परहेज। और परहेज आपको बहुत ज़रूरी से करने हैं। अब आप कहोगे साहब मैं तो नीचे बैठ के ही पूजा करता हूँ तो मेरे से तो नहीं काम चल, तो ये सब नहीं होगा। अब आपको उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको पूजा करनी है तो कैसे करनी है, नीचे बैठ के नहीं करनी है। मतलब क्या, घुटने को 90 डिग्री से ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, तो ये तो आपको मैन करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बहुत ज़्यादा जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, आप कूदने की जो एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ने की एक्सरसाइज करते हैं, ये सब नहीं करना है आपको। आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप लाइट एक्सरसाइज, आप वॉक कर सकते हो, जो वेट बेरिंग एक्सरसाइज है वो नहीं कर सकते। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो हो सकता है आप जो अपना घुटने का ऑपरेशन है जो शायद आएगा आने वाले टाइम में, उसको आप 2 4 5 साल के लिए टाल सकते हो। इसके बाद आप क्या, इसके बाद ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स जो हैं वो दर्द निवारक गोलियां होती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। प्लस कुछ गोलियां भी हैं अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कुछ जो जिसको हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स कहते हैं। हालांकि उनका रोल कोई पता नहीं है, पर
उनको लेने से कुछ ज़रूर लोगों को फ़र्क पड़ता है। ये क्या करते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारे जॉइंट का जो कार्टिलेज है उसको रीबिल्ड करती हैं, ये रीजनरेट करती हैं। तो ये दवाई आप डॉक्टर की सलाह से लें, और शायद अगर आप लॉन्ग टाइम तक खाएं, हो सकता है कि आपका जो है ऑपरेशन है जो वो टल जाए या लेट हो जाए। कुछ कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो डॉक्टर के द्वारा ही दिए जाते हैं, कुछ गोलियां भी आती हैं। प्लस इसमें कैल्शियम और विटामिन डी और इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अगर आप ये सब चीज़ अगर करते हैं, आपको फिर भी आराम नहीं मिलता है, तो आप तुरंत अच्छे डॉक्टर से मिलें। हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। आप घबराइए मत, सर्जरी भी सेफ़ है। अभी लॉकडाउन में पॉसिबल है कि ये सर्जरी नहीं कर सकते, तो अगर सर्जरी नहीं कर सकते तो आपके पास ऑप्शन क्या रह गया है? ऑप्शन है आपको कसरत, परहेज और डाइट। अगर आप ये सब करते हो तो मैं नहीं समझता कि आप अपनी बीमारी से, अगर पूर्णतया नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर निजात पाएंगे। तो मैं अपनी बात यहीं पे कह के समाप्त करना चाहता हूँ कि जितनी भी हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जो मेन चीज़ आई है वो है एक्सरसाइज। कैसे एक्सरसाइज करनी है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान रखना है, परहेज करने हैं। अगर आप ये सब चीज़ करते हैं, कोई अव्यसन है तो आप उसको छोड़ें और गुड हैबिट्स लें। दिमाग अपना शांत रखें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तो अगर ये सब करते हैं तो मैं समझता हूँ आप लॉकडाउन बहुत अच्छे से निकालेंगे और अपनी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं या निजात पा सकते हैं। नमस्ते। कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मोना, मेरा कहाँ है, दिखाओ ना। ऑन तो चला कहाँ गया? हाँ तो बता ना, चला गया कैमरा? कोई सवाल पूछे तो मेरे को पता कैसे? कोई सवाल उसको फ़ोन में। यहाँ पे ना सवाल ये रहा। ये रहा सवाल। सुनीता जी, आपने सवाल पूछा है कि मुझे आर्थराइटिस है, उसके लिए क्या किया जाए। आर्थराइटिस कहाँ की है आपको? घुटनों की आर्थराइटिस है या क्या है आपको? देखिए, आर्थराइटिस तो बहुत तरह की आर्थराइटिस होती है। एक तो है जैसे जो घुटने में घिसावट है, डिजनरेटिव एज से रिलेटेड आर्थराइटिस होती है। एक गठियाबाई होती है। अगर गठियाबाई है तो आपको गठियाबाई का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और किसी रुमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, और जो उनके द्वारा दवाई दी जाती है वो आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आपको डिजनरेशन है, डिजनरेटिव आर्थराइटिस है, तो आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें परहेज करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। और किस स्टेज में है ये तो एक्सरे करके देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिशियन है उसको कंसल्ट करें। और अगर माइल्ड आर्थराइटिस है तो जो मैंने आपको सब सलाह दी थी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इससे आपको निजात मिल सकती है। निकिता जी, आपने पूछा है इंक्रीज बीएमडी। तो बीएमडी इंक्रीज करने के लिए अगर आपको ऑस्टियोपीनिया है, तो ऑस्टियोपीनिया का मतलब ये होता है कि आप अभी ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं आए। ऑस्टियोपोरोसिस एक थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम होता है और ऑस्टियोपीनिया थोड़ा सा उसमें होता है। तो इसके लिए आपको एक तो कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ेगी, प्लस ड्रग्स में कैल्शियम आपको रेगुलरली खाना पड़ेगा, और विटामिन डी ले सकती हैं आप। फिर उसके बाद कुछ इंजेक्शंस आते हैं
जिसको हम बिस्फॉस्फोनेट्स कहते हैं, एलेंडोनेट्स होते हैं, वो आप ले सकती हैं। उनके टैबलेट फॉर्म्स भी आते हैं, उनके इंजेक्शन्स फॉर्म में आते हैं, जो 3 मंथली होते हैं और कुछ ईयरली होते हैं, ये भी आप ले सकती हैं। कुछ इंजेक्शन्स और भी हैं जो आप 6 मंथली ले सकती हैं। तो ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि इसके लिए आपको ऑस्टियोपीनिया है तो आप किस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट, पर मैं जो सोच रहा हूँ आप कैल्शियम और विटामिन डी से ही शायद आपका आराम मिल सकता है। नहीं, अनीता जी आपने पूछा है कि नाइस टैबलेट लेने के लिए। नाइस टैबलेट मैं आपको बताऊं बहुत सेफ टैबलेटों में नहीं है। नाइस में निमोस्लाइड गोली है, और निमोस्लाइड जो है वो किडनी से को नुकसान पहुंचाता है। तो ठीक है, वंस इन अ वाइल अभी हिंदुस्तान में चल रही, हिंदुस्तान में बैन नहीं हुई है, पर ऑल ओवर वर्ल्ड निमोस्लाइड बैन हो चुका है, और इससे किडनी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ नहीं करें, वंस इन अ वाइल आप ले सकती हैं, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करें। बैलेंसिंग, निकिता जी आपने पूछी बैलेंसिंग ऑन वन फुट एक्सरसाइज कैन। देखिए, अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको कोई भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से बचना पड़ेगा, मतलब जंपिंग नहीं करनी है आपको। आप वॉक कर सकती हैं। अब बैलेंसिंग में अगर आप एक पैर पे खड़े होकर, अगर आपको घुटनों में दर्द नहीं होता तो चल सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी आर्थराइटिस कौन सी स्टेज में है। अगर ग्रेड 1 पे ही है तो उसमें आप ये कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर सकती हो। लेकिन अगर उससे आपका पेन बढ़ रहा है, आपकी स्टेज आगे जा रही है, तो आपको नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आर टू बी अवॉइडेड व्हेन यू हैव अ नी पेन। सुनीता जी आपने पूछा है, सुनीता गुप्ता, कि पूरे बॉडी में पेन होता है, तो पूरे बॉडी में पेन होता है तो इसका अगर कोई और कारण नहीं है, अगर कोई और डिजीज़ आपके नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है आपके विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। तो आप जो है विटामिन डी शुरू करें। और विटामिन डी जैसे बनाया 60,000 के हिसाब से उसके कैप्सूल्स आते हैं, शैशे आते हैं, सिरप्स आते हैं। इनको आप वीकली लें और 2 महीने तक ले सकती हैं आप इसको रेगुलरली। इससे पहले अगर आप चाहें तो विटामिन डी का एस्टिमेशन भी करा सकती हैं, जो वैसे तो अमूमन कम ही आएगा, पर आप ये ले सकती हैं 2 महीने तक, और 2 महीने बाद आप इसको मंथली के बेसिस पे इसको 1 साल भर तक ले सकते हैं। और कैल्शियम साथ में तो खाना ही है आपको। अनीता जी आपने पूछा एंकल में पेन है। तो एंकल में पेन तो देखिए अनीता जी, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते कि हम खाली ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है। अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है और आपकी चोट लगी है तो एक वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, वेट ज़्यादा नहीं है। बिकॉज एंकल में पेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वेट भी एक कारण हो सकता है, चोट एक कारण हो सकता है, आर्थराइटिस एक कारण हो सकता है, पैर मुड़ना एक कारण हो सकता है। तो पहले तो ये कारण पता करना पड़ेगा कि आपके एंकल में पेन है क्यों। क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो पेन होता है वो एंकल में कम होता है, और जो आर्थराइटिस की वजह से पेन होता है वो भी एंकल में कम होता है, वो छोटी जोड़ों में ज़्यादा होता है। गंठी, अनीता जी आपके गठिया है, ओके। तो आपको SCQS सूट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, SCQS की जगह आप अगर आप SCQS आपको सूट नहीं कर रही है तो आप दूसरी डीमार्ट ले सकते हैं जो गठिया के लिए हैं। आप मिथोट्रिक्सेट है वो ले सकती हैं, आप सल्फासेलेजीन है। आप अपने आर्थराइटिस के डॉक्टर से कंसल्ट करें, यार आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको, SCQS अगर आपको सूट नहीं कर सकती है तो SCQS का ऑल्टरनेटिव है, वो भी दे सकते हैं हम आपको। निकिता जी आपने पूछा है, मेरी 53 ओल्ड मॉम है जो स्टैंडिंग ऑन 1 फुट विद 1 फुट इन एयर। तो आप ये एक्सरसाइज के बारे में पूछ रही हैं। हाँ कर सकते हैं। देखिए, आप इस चीज़ को समझें, अगर आपके कहीं घुटनों में कोई दर्द नहीं है तो आप सारे चीज़ें कर सकते हो, आप नीचे बैठ सकते हो, सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके किसी भी एक्सरसाइज से कोई पेन होता है तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। और पहले दिन से ये नहीं समझें कि आप वो सारी एक्सरसाइज करें। जो भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे आप ग्रेजुअली शुरू करो उसको, धीरे धीरे अंडर सुपरविजन करो। आप ये मत सोचो, आप किसी भी, या तो आप कोई योगा इंस्ट्रक्टर से ले लें, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर लें, या कोई डॉक्टर से बात करें। तो आप इन सब से पूछ के ही आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करें, अपने आप से खुद नहीं। या कोई आप यूट्यूब को देख लें, आप तो उससे देखने के बाद ही आप कुछ चीज़ समझ सकते हैं।
और किसी का कोई सवाल? अगर सबके सवाल ख़त्म हो गए, एनी मोर क्वेश्चंस? आई वुड लाइक टू हैव एनी मोर क्वेश्चंस. ठीक है. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग टू मी, एंड आई होप, मैं समझता हूँ शायद जो भी मैंने बताया है आपको, वो सब शायद आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है, कुछ चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकती हैं. प्रवीण जी ने पूछा है प्रॉब्लम अराइज आफ्टर डिलीवरी. तो डिलीवरी के बाद प्रवीण जी, आपकी वाइफ को क्या कमर में दर्द हो रहा है ना? तो देखिए प्रवीण जी, कि ये जो कमर दर्द हुआ है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ आप यही कहना चाह रहे हैं, तो या आप ओस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं या बोन पेन्स की बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता. अगर आप कमर दर्द की बात कर रहे हैं, तो चूँकि डिलीवरी के समय पेट में बच्चा आता है, तो सारे लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, तो वो लैक्स हो जाते हैं. और उसके बाद जब होता है, तो आप अगर बैक की एक्सरसाइज करेंगे तो कमर दर्द जा सकता है. प्लस डेफिनेटली, चूँकि नर्सिंग मदर होती है, फीडिंग मदर होती है, तो उनको कैल्शियम रिच डाइट चाहिए, उनको विटामिन डी भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो देना ही पड़ेगा. प्लस अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशियस डाइट भी देनी पड़ेगी आपको. तो मैं इस फेसबुक के माध्यम से अंजलि जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरे को लाइव किया. और मैं होता है शायद मैंने अपने हिसाब से सब कुछ सही, सबको इनलाइटन करने की कोशिश करी है. अगर किसी के फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं. मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं, अंजलि जी से मेरा नंबर ले सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.